निकुंज, स्वागत है आपका। और आपकी राय तो बनती ही है। कल के नतीजों की बात, कल भी आपसे हमारी बातचीत हो रही थी और आपने समझाया कि किस तरह से बाजार को अब आगे 2024 के लिए कोई रोड़ा बहुत बड़ा परेशान करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन 21,000 का पिन कोड जो 18 स्वदेश ने निर्धारित किया हुआ है, बताइए इसके पार हम कब तक जाता? वही बड़ा सवाल है सबका, कब तक आगे जाएगा? देखिए, अब एक फॉर्मेलिटी वाली बात होती है जी कि अब फॉर्मेलिटी वाली बात में होती है कि आप इस हफ्ते जाएं, अगले हफ्ते जाएं, साल के एंड में जाएं, तो जाना तो है और जल्दी जाएंगे। पर पिन पॉइंट करके कि इस दिन जाएंगे ये बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कई अदर फैक्टर्स भी होते हैं मार्केट के अंदर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स। सो डायरेक्शन एंड मोमेंटम दे बोथ आर ऑन द अपसाइड। सो इस पे हम बात कर रहे थे कि अच्छी हैप्पी दिवाली की जो रैली है वो मेरी क्रिसमस तक जाएगी। अब वो मेरी क्रिसमस के एक हफ्ता पहले रुके या हो सकता है कि जनवरी 2024 तक रुके, वो बोलना बहुत मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। कोई भी इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निकाल नहीं सकता है। देखिए, मार्केट में क्या हुआ है हमें समझने वाली बात है। नवंबर में जो हुआ था वो ग्लोबल फैक्टर्स थे। नैस्डैक ऊपर गया, डाउ ऊपर गया, S&P ऊपर गया, बिटकॉइन ऊपर गया, गोल्ड ऊपर गया, सिल्वर ऊपर गया, इमर्जिंग मार्केट्स ऊपर गए। तो नवंबर में कुछ अनोखा नहीं हुआ है। नवंबर में जो है वो पूरे दुनिया में हुआ है और वी वर पार्ट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अब दिसंबर में क्या कुछ ऐसा होगा जो दुनिया में नहीं होगा, हमारे साथ हो सकता है, भाई अब समझने वाली बात है। आई थिंक अब इंडिया ऐसे फेज में आ गया है कुछ महीनों के लिए जहाँ आप आउट परफॉर्मेंस देखेंगे। और मैं पिछले 5 इलेक्शंस का डेटा देख रहा था। 2004 से 6 महीने पहले इलेक्शन साइकिल, 2009 से पहले 6 महीने पहले इलेक्शन साइकिल, 2014 से पहले इलेक्शन साइकिल, 2019 से पहले इलेक्शन साइकिल, और जो पिछले 4 बार हुआ है माना जाता है कि अगली 5वीं बार भी होगा। तो इलेक्शन से 6 महीने पहले हमेशा कविता जी मार्केट में पॉजिटिव रिटर्न है। मैं नहीं बोल रहा, इतिहास बोल रहा है। तो आई थिंक हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। तो अगले 6 महीने में आप रिलेटिव बेसिस पे और एब्सोल्यूट बेसिस पे आउट परफॉर्म करेंगे, जो कि इस साल का नारा नहीं रहा है। इस साल इंडिया आउट परफॉर्मिंग मार्केट नहीं रहा है। इस साल इंडिया का मार्केट आज का गेन एड बैक करने के बाद भी अब 13-14% ऊपर है, विच इज नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो मुझे लग रहा है कि अगले 3 महीने के लिए अब आपको एक आउट परफॉर्मेंस का फेज मिलने वाला है। अच्छा। टेक्निकल हो सकता है, लिक्विडिटी ड्रिवन हो सकता है, मगर आउट परफॉर्मेंस का फेज अब है, क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क है अब वह कम हो रहा है। बिल्कुल। अब मैं सुबह से और कल भी मैं बोल रहा था कि भाई अगर हिंदुस्तान में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और मुझे बता दीजिए कहाँ पर इस प्रकार का ग्रोथ, वैल्यूएशन, कंफर्ट, पॉलिटिकल रिस्क और अर्निंग साइकिल का अपटिक मिलता है। दुनिया में कहीं नहीं है। तो अभी नहीं तो कब भाई? बिल्कुल। अब आपको सोचना यह है कि आप 15% ऊपर आएंगे या अभी आकर के 15% की वॉलेटिलिटी आप डाइजेस्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि 15% वॉलेटिलिटी भी नहीं आएगी। तो अगर आप एक विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, मिसाल के तौर पर एक चर्चा करते हैं कि आप और हम एक विदेशी संस्थागत निवेशक है, हम अभी सुबह सुबह उठे हैं, हमने मोबाइल खोला है और देखा कि अरे स्टेट इलेक्शन में क्या हुआ, मैं इंडिया में अंडर इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा? आप बताइए क्या सोच सकते हैं? अगर आप और हम अगर विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उनके नजरिए से मार्केट समझते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? मौका है, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ। तो एक मुझे रिस्क, तो इंडिया की स्टोरी हमेशा अच्छी थी। अर्निंग्स को लेकर के प्रॉब्लम नहीं थी। आपको ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पर जो वैल्यूएशंस है वो ठीक ठाक है, लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत महंगे नहीं है, बहुत सस्ते नहीं है। तो आप कह रहे थे जी हम 2024 के बाद आएंगे। जी हाँ। तो अब आप बोलते हैं जी 2024 का जो रिस्क है स्टेट इलेक्शन के बाद और कम हो गया है। तो अगर और कम हो गया तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल। तो आपको जाहिर है आना पड़ेगा। देखिए, आप को हमेशा एक अंग्रेजी में कहावत है दैट यू शुड ऑलवेज बाय अ रेनकोट इन मॉनसून, या छाती की खरीदारी हमेशा ठंडी में करनी चाहिए, सस्ते मिलेंगे। जी है ना। अब बारिश आने के बाद अगर छाती की खरीदारी आप करेंगे तो महंगे होंगे। अब भाई समझना आपको है कि आप अभी लेकर के संतुष्ट होना चाहते हैं या फिर मई के बाद 15% ऊपर लेकर के फिर आप थोड़े लेट आना चाहते हैं। तो ये लार्ज कैप रेड रैली ही आप देख रहे हैं जो बाजार को आगे लेकर जाएगी? मेरा मानना कि इस समय अगर एक जो बड़ा ट्रिगर आ सकता है वो अर्निंग का ट्रिगर नहीं होगा। अर्निंग्स आपकी अच्छी हैं, बजट का ट्रिगर नहीं होगा, इंटरम बजट आ रहा है, तो आपका अगला ट्रिगर क्या? लिक्विडिटी का ट्रिगर है। और चेंज वहां से आता है जहां पर कोई परिवर्तन होता है, रेट ऑफ चेंज जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। मैंने ओवर द ईयर्स सीखा है कि मार्केट हमेशा रेट ऑफ चेंज को वोट करता है। तो रेट ऑफ चेंज होगा, एफआई वापस आता है, तो एफआई वापस स्मॉल कैप में नहीं आएगा, एपेटाइट नहीं है, मिड कैप में थोड़ा बहुत आएगा, एसएमई से दूर रहेगा, और लार्ज कैप में आएगा, बिकॉज कंफर्ट है। तो इस समय अगर आप एक छोटी अवधि के लिए आपने निवेश करा है,
SIP की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 साल के निवेश की ब्रैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने अगर 3-6 महीनों के लिए निवेश करा है, थोड़ा बहुत सट्टा करा है, हालांकि एक वर्ड अच्छा नहीं है, मगर आपने थोड़ा बहुत एक चांस पे डांस करा है, या फिर आपने थोड़ा बहुत ट्रेड करा है, तो इस समय मार्केट में आपको 15 से 20% पैसा निकाल करके स्मॉल एंड मिड कैप में, लार्ज कैप में डालना चाहिए। मैंने कभी बोला नहीं है ये, मगर मुझे लगता है कि इस स्ट्रैटेजी में आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हमारे सहयोगी अभिषेक भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अभिषेक जी, निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। सर देखिए, 3 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार बन गई है और मोदी साहब जब भी भाषण देते हैं तो गांव की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो रूरल इकोनॉमी पर फोकस बढ़ेगा। आप किस तरह के संकेत देख रहे हैं वहां से, और कौन से स्टॉक्स को इससे चलते हमें फोकस में रखना चाहिए? तो अभिषेक देखिए, अब सरकार, अब मार्केट किन चीज़ों पे ध्यान लगाएगा? मार्केट बोलेगा जी पॉलिटिकल रिस्क अगर खत्म है तो डिफेंस और रेलवेज में जो तेज़ी है वो चलती रहेगी। तो आज मिसाल के तौर पे आप देखें तो BEL का स्टॉक, कोची शिपयार्ड का स्टॉक, उनके अंदर तेज़ी देखने को मिली है। हम माने ना माने, मगर मार्केट को एक कम्फर्ट फैक्टर आता है जब बीजेपी की सरकार रहती है। तो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर आप देखें 3 से 15% का उछाल देखने को मिला है। और पिछले हफ्ते अभिषेक आपको याद हो तो हम लोग सोच रहे थे भाई मार्केट में अचानक अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स क्यों चल गए। आई थिंक पिछले मंगलवार या बुधवार को हुआ था। तो अब देखिए मार्केट कितना स्मार्ट है। हम लोग यहाँ पर एक डिबेट कर रहे थे कि कौन छत्तीसगढ़ जीतेगा और मध्य प्रदेश में क्या मार्जिन रहेगा, ये हम लोग सब डिबेट कर रहे थे, मगर मार्केट की जो कलेक्टिव विजडम थी उसने शायद ये पोजीशनिंग लास्ट वीक ही कर ली थी। तो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पिछले 15 दिन के अंदर, प्रोड्यूसर साहब ग्राफिक दिखाइए, 5 दिन का चेंज, 6 दिन का चेंज, 10 दिन का चेंज, 15 दिन का चेंज अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में दिखाइए, उसके अंदर एक प्रकार की लहर देखने को मिली है। तो डिफेंस के अंदर तेजी बरकरार रहेगी। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जो हम कल भी बात कर रहे थे, आज सुबह भी बात कर रहे थे। और मुझे लगता है जो एक क्षेत्र रहेगा जहाँ पर री रेटिंग हो सकती है, कौन सा हो सकता है? रुकता हूँ एक क्षेत्र जहां पर री रेटिंग हो सकती है, KBC नहीं है तो देखिए सस्ता क्या है? हाँ। पूरे इस मार्केट के अंदर जो सस्ता है वह OMCs है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर जब भी हम देखते थे कि ग्लोबल प्राइसेस ऊपर नीचे जाते थे तो डीरेगुलेशन नहीं होती थी। प्राइसेस ऊपर गए, सरकार पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से दाम नहीं बढ़ाती थी, दाम घटाने का ट्राई करते थे। तो क्योंकि ऑयल और जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं, हमें स्टेट का सब्जेक्ट है। हर स्टेट के अलग अलग अल्कोहल और इनके अंदर 2 चीज़ें होती हैं जिनके स्टेट के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बीजेपी स्टेट कुछ करते थे, नॉन बीजेपी स्टेट कुछ करते थे, एक संयम नहीं बनता था। और शायद इसीलिए होता था कि अक्सर हम, अगर जो लोग जानते थे जो दिल्ली में रहते थे, कहते हैं जी बॉर्डर पार करके फ्यूल भरा लेके सुना होगा आपने तो वो जल्दी निकलना है जी, तेल भरना है, क्यों जाना जी, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे सस्ता है, उधर वाले इधर से भरा के जाते थे या लोग भरा करके वापस आ जाते थे। तो वो तो कितने समय चलेगा, बिकॉज अलग अलग क्षेत्रों में राज्य अलग होते थे, अलग और अलग अलग नीतियां होती थी। क्योंकि बीजेपी के फोल्ड के अंदर बड़े स्टेट्स आ गए जो मैटर करते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एक तरीके से बड़े स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो अब आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक कंसोलिडेटेड, एक क्लियर ऑयल स्टेट पॉलिसी फॉलो करी जाएगी। इतने स्टेट्स जब आपके पास होते हैं तो राज्यसभा को लेकर के आपको कंसर्न्स नहीं मिलती है। इतने स्टेट्स आपको मिलते हैं तो आपका स्टेट के साथ जो चोली दामन का जो संबंध हम जिसे कहते हैं वह भी और बेटर हो जाता है। GST एरियर्स को लेकर के, देखिए पॉलिटिक्स हर जगह होती है, मानना चाहिए, तो उसमें भी स्मूथनाइजेशन होगा। तो मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग स्टॉक सस्ते हैं। और एक मजे की बात है कविता जी, हम बात नहीं कर रहे हैं, मगर स्टेट इलेक्शन के रनअप के पहले कहीं भी कोई बहुत प्राइस कंट्रोल नहीं करा गया था। सरकार ने फ्यूल प्राइसेस को नहीं फ्रीज करा था। मैं सोच रहा था क्या हुआ, पर जब मैंने सोचा, आज दिखा अरे प्राइसेस ऊपर क्यों जा रहे, तो मैं सोचने लगा। कई बार हमें प्राइस बढ़ने के बाद ही समझ में आता है, मार्केट को समझ में आ जाता है। देखिए यही बात मार्केट समझ चुका है। ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स नवंबर के महीने में 30% ऊपर है, और हम सोच रहे हैं अरे क्या हो रहा है। अडानी स्टॉक जब लास्ट वीक चल रहे थे हम सोचा अरे क्या हो रहा है। अब समझ में आया कि मार्केट किस प्रकार से फैक्टर इन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अगला 3-4 महीना अगर ग्लोबल बहुत बड़ा अपीवल नहीं हो जाए, जो नहीं लगता है, मुझे लगता है रुख ऊपर की तरफ रहेगा। अब आप 21,000 पे जाके रुके, अब आप 20,500 पे रुके, 21,500 पे जाए, ये बोलना बहुत मुश्किल है, मगर ट्रेंड मजबूत है। अब आप एक हवाई जहाज बैठ चुके और आप जल्दी दिल्ली लैंड करने वाले हैं, फॉग नहीं हुआ और स्मॉग नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। अभिषेक जी, निकुंज सर, एक और चीज़ है, आप कह रहे हैं कि बजट तो इंटरिम होगा, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हालांकि 35, 40, 17 यहाँ से दूर रह गया है। अगर हम इस साल के बजट की बात करें तो
अच्छा खासा कैपेक्स था। हमने देखा कि इंफ्रा रिलेटेड जो भी कंपनीज थी वो चली, उसमें अडानी वाले स्टॉक्स भी शामिल हैं। तो क्या बजट के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है या नहीं करनी है? दूसरी, इंफ्रा स्टोरीज में क्या अभी भी वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं या फिर थोड़े से महंगे हो गए हैं? विषय बहुत ही सिलेक्टिव मार्केट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वह एक सस्ता मार्केट है जो वैल्यू जोन में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लार्ज कैप बैंक्स की मैं बात कर चुका हूँ, लार्ज कैप केपेक्स डोमिनेटेड कंपनीज हैं उनकी मैं बात कर चुका हूँ। तो बजट तो पहले तो वैल्यू की बात करते हैं। वैल्यू इस पूरे मार्केट के अंदर कोई मुझे बोले कि बहुत ज़्यादा दिख रही है, वो जेन्युइनली इस समय नहीं दिख रही है। मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको सोना चांदी के रेट में मिल रहा है, चांदी तांबे के रेट में मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अभी आपको 24 कैरेट सोना 22 कैरेट पर मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगले 3 महीने में 22 कैरेट सोना 24 कैरेट पर आ जाएगा। मगर वो बहुत बड़ा आर्बिट्राज नहीं है। अगला 3 से 4 महीना एक थोड़ा मोमेंटम और लिक्विडिटी का समय रहेगा, जिसमें आप अज्यूम कर रहे हैं एफआईज आएंगे, जिसमें आप अज्यूम कर रहे हैं कि लार्ज कैप में वैल्यू ज़्यादा है, जिसमें आप अज्यूम कर रहे हैं कि एक फोमो, जिससे हम बोलते हैं अंग्रेजी में मिलेनियल वर्ड है ना फोमो, मुझे लगता है फोमो की वजह से देर आए मगर दुरुस्त आए, वो वापस आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो फैक्टर एट प्ले रहेगा। बजट इंटरिम रहेगा अभिषेक, उसके अंदर संविधान एंड द लॉ डज नॉट अलाउ यू टू कम अप विद सम वेरी व्हाट कुड बी कॉल्ड एज पॉपुलिस्ट मेजर्स। और मुझे लगता भी नहीं कि बहुत पॉपुलिस्ट मेजर्स इस समय हो रहे हैं। देखिए, इस बजट के अंदर थोड़ी बहुत इलेक्शंस की कंपल्शंस होती हैं, वो फ्री सिलेंडर बोले हैं, भले आप वो फ्री अनाज बोले, पर सब सरकार करती है। मगर कोई इस प्रकार का बहुत बड़ा फ्री भी नहीं दिया गया है। और जो भी फ्री भी दिया जा रहा है, बिकॉज आपके जीएसटी अच्छे हैं, टैक्स कलेक्शंस बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मुझे नहीं लगता कि फिस्कल डेफिसिट संभालने के अंदर कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो जो भी सरकार ने करा है, वो जीत रही है, तो उनको समझ में आ रहा है कि सरकार, जनता हमें अप्रिशिएट कर रही है फॉर व्हाट वी आर डूइंग। तो एक अंग्रेजी में हम कहावत देते हैं कि डोंट फिक्स इफ एंड ब्रोक। बिल्कुल, डोंट फिक्स इफ एंड ब्रोक। तो जब चल रहा है तो उसको क्यों वो चेंज करेंगे, मेरा ये मानना है। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, लेकिन थोड़ा सा नजरिया इसका लंबा है। जब भी आपसे बात होती है तो आपने हमेशा ये बात की कि कविता, बाजार आपको हमेशा एक मौका देता है और उस मौके को अगर आपने छोड़ दिया ना तो शायद जिंदगी में वो मौका आपको मिले ना मिले कुछ पता नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने इलेक्शन के रिजल्ट्स देखे 2024 में, मान लेते हैं चलिए कि आ जाती है मोदी सरकार, तो क्या जिन लेवल्स की बात अब हम कर रहे हैं वो अगले 5 साल के लो बन जाएंगे क्या? नहीं, आप अगर ये बात कर रहे हैं कि क्या 20,000 निफ्टी का एक लॉन्ग टाइम का लो रह सकता है, बोलना बहुत मुश्किल है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज 20,000 के अंदर मार्केट कोई बहुत सस्ता नहीं है। देखिए, मार्केट लोज जिसको हम बोलते हैं, डिसाइसिव लोज बनते हैं, वो कोविड में बने थे, 2008 में बने थे, 2013 में बने थे, जब मार्केट में फियर होता है। देखिए, मार्केट के अंदर जब फियर होता है लो बनता है, जब मार्केट के अंदर एक्साइटमेंट होता है, यूफोरिया होता है, जब पीक बनता है। तो स्मॉल एंड मिड कैप और कुछ एसएमई स्टॉक्स में इस समय गंगा उल्टी बह रही है। वहां पर पीक नजर ज्यादा आ रही है, हालांकि लो नहीं नजर आ रहे हैं। लोस की अगर बात करें तो ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स है, अगर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक हो जाता है तो ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स में मुझे लगता है कि लोस बन सकते हैं। अच्छा। मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स के अंदर आप देखिए, रिलायंस 18 महीने से कहीं नहीं गया है, कोटक महिंद्रा बैंक 34 महीनों से कहीं नहीं गया है, बायोकॉन 7 साल से कहीं नहीं गया है, एचयूएल 4 साल से कहीं नहीं गया है, मैरिको शायद 5 या 6 साल से कहीं नहीं गया है, एचडीएफसी बैंक 22 महीनों से कहीं नहीं गया है। तो कुछ कुछ इंटरिम लोज बन रहे हैं और अगर फ्लोज वापस आ गए तो ये लोज मुझे लगता है कि मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। तो एक ड्रीम रन होगा कि अगले 5 साल में ऐसा मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, ड्रीम रन अगर आप इस मार्केट, देखिए इस लेवल पर मार्केट के अंदर, देखिए पहली बार कविता जी मैंने मार्केट देखा है, हर मार्केट के अंदर कुछ ऊपर ऊंचा होता है, कुछ नीचे होता है, साइकिल होती है। तो जैसे 2008 में हमने देखा कि भाई एक बुल रन आया था इंफ्रा में, जहाँ पे रिलायंस पावर जैसी स्टॉक्स ने बबल बनाया था, मगर उस समय एचयूएल और नेस्ले इतने सस्ते हो गए थे दैट उनको आपको निवेश करना था। उसके बाद हमने देखा क्वालिटी में बबल हुआ, तो अब देखिए 2-3 साल से एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इनके स्टॉक्स कहीं नहीं जा रहे हैं, वो इतने महंगे हो चुके हैं कि उनको कोई लेना नहीं चाहता है। ये पहली बार मैंने देखा है और मैंने समझा कि मार्केट के अंदर कोई बहुत महंगा नहीं है, कुछ बहुत सस्ता नहीं है। नहीं तो मार्केट में हमेशा साइकिल चलती है, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है। इस समय साइकिल नहीं देखने को मिल रही है। जैसे कोविड के समय में पीएसयू बैंक इतने सस्ते हो गए थे कि आपको लग रहा था भैया तो ऐसा लग रहा है कि चोरी का माल मिल रहा है। उस प्रकार की स्क्रीमिंग बाय समय मार्केट में नहीं है, बिकॉज मार्केट इस समय हल्का नहीं है, फेयर नहीं है। हम जो बात करें तो दोबारा वही बात करते हैं, कछुए और शेर की चाल, कछुए और खरगोश की चाल। खरगोश इस समय स्मॉल एंड एसएमईज हैं जहां पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। कछुआ लार्ज कैप है जो कि धीरे 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 जाकर के जो आखिरी पड़ाव है उसको जरूर पार करेगा। अभिषेक जी, निकुंज सर, एक और सवाल है।
जब हम तेजी के बाजार में होते हैं ना तो कई बार नेगेटिव्स को भूल जाते हैं। हालांकि अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखेंगे तो वो हालांकि बाजार उसको अब्जॉर्ब कर चुका है। क्रूड भी कहीं ना कहीं हमारे बिल्कुल कंफर्ट रेंज के अंदर है, लेकिन इन्फ्लेशन वाली चिंता कहीं ना कहीं है, ब्याज दरों वाली चिंता है। यूएस में परिस्थितियों को आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या ये मान के चलें कि जो तनाव है, जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, बहुत छोटे हैं और बाजार उसको आगे पार करता चला जाएगा? अभिषेक, देखिए, मार्केट में मैंने हमेशा देखा है दैट ट्रायम्फ ऑफ ऑप्टिमिस्ट होती है। तो अगर आप बुलिश रहते हैं और हिंदुस्तान में अगर आप इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हुआ पिछले 20 साल में बुलिश रहे हैं, तो वो स्पीड ब्रेकर हो या फिर वो बड़ी खाई हो, आई थिंक मार्केट्स उनको हमेशा क्लाइम करता है। मगर मार्केट में आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। तो इस समय मार्केट में बिकॉज हमें जो भी देखिए, मार्केट में पैसे बनाने के जो तरीके होते हैं वो सिंपल वैल्यू पर होते हैं। अगर आप शेयर बाज़ार में सस्ते और अच्छे प्राइसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डज नॉट मैटर व्हाट द न्यूज़ इज़, आपको हमेशा अच्छी प्राइसेस मिलेंगी। इस समय जो न्यूज़ की कंसर्न्स हैं एक के बाद ठीक हो रही हैं। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ठीक हो गई, क्रूड ठीक हो गया, यूएस इकोनॉमी का रिसेशन इस समय लगता नहीं बड़ा आएगा, इंटरेस्ट रेट का कर्व खत्म हो चुका है, इन्फ्लेशन खत्म हो चुकी है, पॉलिटिकल रिस्क भी खत्म हो रहा है। तो क्योंकि मार्केट लगातार इन कंसर्न्स को नेविगेट करके ऊपर जा रहा है, तो प्राइसेस इस समय जो कुछ स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में है, कुछ जो एसएमई स्टॉक्स में है, दे आर नॉट ऑन योर साइड। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा इकोनॉमी में करेक्शन आने वाला है, मगर बड़ा प्राइस के अंदर आपको हो सकता है या तो समय लगे या फिर आपको हो सकता है कि आपको करेक्शन मिले। मैंने 4 साल पहले नहीं सोचा था अभिषेक कि एचयूएल टाइम वाइज करेक्शन में आ जाएगा या कोटक महिंद्रा बैंक टाइम वाइज करेक्शन में आ जाएगा। 2-2, 3-3 साल से शेयर कहीं नहीं गए हैं। तो हो सकता है कुछ शेयरों के अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन आ जाए, मेरा ये मानना है। दूसरा, आपने अगले साल की बात करी अभिषेक, जाने से पहले मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर का सबसे बड़ा मूविंग पार्ट यूएस फेड रेट रहेगा। वो पीक हो चुका है, मगर फेड जब रेट काटेगा वह मेरे हिसाब से मार्केट के लिए एक डिबेटेबल पॉइंट रहेगा। बिकॉज जब फेड रेट काटेगा, कविता जी, मैं बोल सकता हूँ भाई इकॉनमी स्लो डाउन कर रही है इसलिए फेड रेट काट रहे हैं। कोई बोल सकते हैं फेड रेट अगर काट रहा है तो इक्विटी के वैल्यूएशंस ऊपर जाएंगी और इमर्जिंग मार्केट के अंदर पैसा वापस आएगा। दोनों डिबेट है, मगर इस साल की डिबेट, अगर रिसेशन था, अगले साल की डिबेट रहेगा यूएस फेड रेट कट। बिकॉज अब मार्केट के अंदर स्टेट इलेक्शन के बाद इलेक्शन एक डिबेट नहीं रहेगी। सब जानेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, खबरें चालू हो जाएंगी कि अरे जी ग्राउंड ये लग रहा है, ग्राउंड वो लग रहा है। मगर मार्केट इस समय शायद पॉलिटिकल रिस्क को या इलेक्शन साइकिल रिस्क को बड़ा नहीं मान रहा है। और वहाँ पे चुनाव है यूएस में? जी हाँ, वहाँ पे भी चुनाव है, और वहाँ पे चुनाव की हालांकि मुझे इतनी समझ नहीं है, मगर चुनाव तो हर जगह सेम होते हैं। हाँ। पॉलिटिक्स के रूल चेंज नहीं होते हैं। भले वो हिंदुस्तान हो, भले वो यूएस हो, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज पॉलिटिक्स। सो इससे पहले उनके लिए भी एक समस्या है इन्फ्लेशन। तो दे विल ऑल्सो हैव टू ब्रिंग इंटरेस्ट रेट्स डाउन, दे विल ऑल्सो हैव टू गेट द फील गुड फैक्टर इन द इकोनॉमी डाउन। बिकॉज जो आम वोटर वोट करता है वह सेम फैक्टर्स पे वोट करता है, भले वो इंडिया में हो, भले वो रशिया में हो, भले वो यूएस में हो, तो फैक्टर्स तो वही हैं। हमें इन्फ्लेशन की मार इतनी नहीं पड़ी है, बिकॉज 4 से 6% हम डाइजेस्ट करते हैं, मगर वहाँ पे इन्फ्लेशन 1 की 7 हो गई थी। तो वहाँ पे जो बर्गर जो $5 का मिलता था, अब $7 का मिलता है। 7 से आप बोलेंगे $2 तो जाता है, भैया $2 नहीं है, 2 पर 5 यानी 25% जाता है। तो काफी फर्क पड़ा है वहाँ पे। निकुंज सर, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। हम देख रहे हैं कि देखिए बाजार तो रिकॉर्ड हाइस पर हैं ही, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की जो धुआंधार तेजी है वो लगातार जारी है और रिकॉर्ड हाइस पर लोग रीथिंक भी करते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे हो गए हैं, लार्ज कैप पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, या वहां पर भी कुछ स्पेसेस हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं? अभिषेक, इस लेवल पे 15 से 20% पैसा अगर आप स्मॉल और मिड कैप में निकाल के लार्ज कैप में डालेंगे तो मेरे हिसाब से एक वो अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। हमेशा मार्केट के अंदर 2 चीज़ें देखनी चाहिए, रिस्क और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। रिस्क टू कैपिटल एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ व्हाट यू इन्वेस्ट। क्या स्मॉल एंड लार्ज कैप स्टॉक्स में इस समय 15 से 20% का रिस्क हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। क्या लार्ज कैप स्टॉक्स में 15 से 20% की वॉलिटिलिटी आ सकती है? जी हाँ, आ सकती है। मगर रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड लार्ज कैप स्टॉक्स में इस समय मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो आंख मीच करके अगर कोई स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स ले रहा है तो गलती ना करें। एक समय आता है जहाँ पर आप कुछ भी लेंगे मार्केट के अंदर आपको पैसा बनता है। एक ब्लाइंड फोल्ड करके भी अगर आपने कोविड लो में पैसा लिया तो आपको, अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट करा तो आपको पैसा बना। मगर इस समय सोचकर समझकर निवेश करने का समय आ चुका है। सिप और टिप में डिफरेंस है। आप मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले 4 बार गूगल सर्च करते हैं, 4 बार देखते हैं बेस्ट प्राइस कहाँ है। तो शेयर खरीदने से पहले भी वैसे करें। जस्ट समबडी टोल्ड यू ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप कि फलाने के ठिकाने ने
इतना कमा लिया तो उससे जेलसी ना करें, अपना रिस्क समझें। इस समय ब्लाइंड फोल्ड, इस समय मार्केट के अंदर, हालांकि दिवाली खत्म हो चुकी है, मगर हम एक दिवाली में कहते हैं ना 3 पत्ते जो लोग खेलते थे, उसमें एक होता है ब्लाइंड और सीन। तो इसमें ब्लाइंड का बाबू समय खत्म हो चुका है, इस समय सीन यानी पत्ते देखिए, फिर गेम में जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया इतनी खूबसूरती से और इतने विस्तार से।